हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना था। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि केवीएस और एनवीएस दोनों ने ही जो है अपने वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकालने से पहले जो है उसने अपने वैकेंसी का जो रूल है, मतलब भर्ती के जो नियम है, उसको जो है जारी कर दिया। और इसका एकमात्र उद्देश्य है कि लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अच्छे से चेक कर ले। सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, साथ में एज रिलैक्सेशन किसको किसको मिल रहा है, ये सब चीज़ें जो है क्लियर करके जो है अपनी तैयारी एक सही डायरेक्शन में शुरुआत कर सकें। ठीक है, एग्जाम का क्या डेट रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, एक एक चीज़ जो मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्लियर कर दूंगी। साथ ही जो सीटेट जुलाई वाले हैं उनको मौका मिलेगा या नहीं, ये सब जो चीज़ें आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। तो पीजीटी और टीजीटी के लिए जो है एनवीएस ने अपना जो है वैकेंसी का जो नियम है उसे जो है जारी कर दिया है। तो चलिए हम बात करते हैं। देखिए, ये पीआरटी नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पीआरटी होता नहीं, पीजीटी और टीजीटी ये बाय मिस्टेक, मतलब प्रिंट मिस्टेक है। तो इसको हम थोड़ा सा साइड करते हैं और हम मेन जो चीज़ है वो समझते हैं। देखिए, एनवीएस पीजीटी, अगर मैं रिक्रूटमेंट की बात करूं, मतलब एनवीएस जो पीजीटी का जो क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी है, उसकी बात करूं तो सब्जेक्ट में अगर हम बात करें, जैसे पीजीटी कंप्यूटर साइंस होता है, पीजीटी हिंदी हो गया, पीजीटी इंग्लिश हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स और पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी। तो इनके जो है आपके क्या ये सब्जेक्ट्स हैं, इनके ये जो है ये पोस्ट हैं और इनके जो है क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। तो पहले हम जनरल क्राइटेरिया पे बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं कंप्यूटर साइंस का आप लोगों को जो है क्लियर कर देती हूँ। देखिए, पीजीटी जो कंप्यूटर साइंस है, पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए जो है बीएड जो है आपका कंपलसरी है। ठीक है, बीएड होना चाहिए। अब बीएड के क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया है, मतलब कि बीएड को लेकर क्या क्या वो बातें आगे जो है मैं आप लोगों को क्लियर करूंगी, लेकिन बीएड जो है होना चाहिए कंप्यूटर साइंस के लिए। इसके अलावा आपका जो मास्टर है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन है, वो कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, आईटी में होना चाहिए, या आपने एमसीए किया हो। ठीक है, विथ 50% मार्क्स, मतलब 50% मार्क्स होना चाहिए। और यहाँ की बीएड में भी 50% मार्क्स होना चाहिए। साथ ही एमई और या एमटेक किया है आपने कंप्यूटर साइंस में, विथ 50% मार्क्स आप क्वालिफाई हैं, तो आप जो है कंप्यूटर साइंस के लिए जो है एलिजिबल है। ठीक है, अब बीएड का जो क्राइटेरिया रखा गया है ये आप लोग तो समझ लीजिए, और ये जो है सभी सब्जेक्ट के लिए है। ठीक है, सॉरी, आगे मैं जो है आप लोगों को सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी रखा गया है वो तो बताऊंगी, लेकिन बीएड को लेकर क्या क्या चीज़ें क्लियर की गई हैं उसको समझ लीजिए। देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं सभी सब्जेक्ट के पीजीटी पोस्ट के लिए, तो पोस्ट ग्रेजुएशन आपका जिस भी सब्जेक्ट से आप भर रहे हैं, लाइक पीजीटी हिस्ट्री है, पीजीटी ज्योग्राफी है, या आपका कॉमर्स है, या आपका जो है इकोनॉमिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी, जो भी है, तो उसका पोस्ट ग्रेजुएशन आपका उस सब्जेक्ट में होना चाहिए। साथ में 50% मार्क्स के साथ जो है आप पास हुए होने चाहिए। एग्रीगेट जो है 50% जो है आपके होने चाहिए। साथ ही जो बहुत बड़ी बात बोली गई है कि जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन में जो है आपके जो मार्क्स हैं वो, सॉरी, आपके जो सब्जेक्ट है, जिस भी पीजीटी जिस भी सब्जेक्ट में आपने मास्टर किया है, वो सब्जेक्ट जो है आपके पास ग्रेजुएशन में भी होना चाहिए। पहले ये चीज़ नहीं होता था, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन को ही वैल्यू दिया जाता था। जैसे कि किसी ने जो है मान लो पास कोर्स कर लिया, ठीक है, उसके बाद जो है पीजीटी मतलब अपना जो मास्टर है, अपना जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, उसने हिंदी में कर लिया, लेकिन अब वो एलिजिबल होता था। लेकिन अगर उसका ग्रेजुएशन में हिंदी नहीं है तो वो यहाँ पे पीजीटी हिंदी के लिए एलिजिबल नहीं होगा। समझ रहे हैं ना इस चीज़ को? ये जनरल जो मैं आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता रही हूँ, ये ध्यान रखिएगा। जिसमें भी आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, जिस भी सब्जेक्ट से आप अप्लाई करना चाहते हैं पीजीटी के जिस भी पोस्ट से, लाइक पीजीटी हिंदी हो, आपका मैथ्स हो, इंग्लिश हो, या आपका फिजिक्स हो, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन उसमें होना चाहिए। साथ में वो सब्जेक्ट जो है आपका ग्रेजुएशन में भी होना चाहिए। उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा। बीएड जो है आपका 50% मार्क्स के साथ जो है होना चाहिए क्लियर। ठीक है, साथ ही कुछ डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन रखा गया है, जैसे कि एक्सपीरियंस एज अ टीजीटी इन द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, एक्सपीरियंस ऑफ द वर्किंग इन अ स्कूल और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज जो है आपको होना मस्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एक एक सब्जेक्ट की। तो अगर मैं एक एक सब्जेक्ट की बात करूँ तो यहाँ पे जो है सबसे पहले मैं आप लोगों का, एक मिनट, देखिए, ये तो आपका सभी सब्जेक्ट का जो है क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपका पीजीटी का हो गया। अब मैं यहाँ पे जो है एक सब्जेक्ट का आपको जो है बता देती हूँ। एक मिनट, क्या हो गया, हाँ, वेट।
देखिए पीजीटी, अगर मैं मॉडर्न साइंस की मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज की बात करूँ, पीजीटी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज की एक ये नया जो आपका इसमें सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, ठीक है। बाकी तो मैंने आप लोगों को जो है क्लियर कर दिया, जैसे कि ये जितने भी सब्जेक्ट थे, ये जो आपके सब्जेक्ट्स थे जितने भी, ठीक है। क्या हुआ, एक मिनट, हाँ, ये जितने भी आपके सब्जेक्ट्स थे, वेट, क्या कलर चेंज कर देते हैं, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, हाँ। ये जितने भी आपके सब्जेक्ट्स थे, इन सब्जेक्ट का जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको जो दो अलग लैंग्वेज है जो कि आपका उसमें केवीएस में नहीं मिलता है, तो पीजीटी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, तो इसके लिए क्या होना चाहिए। देखिए हम सब लोगों को जानते हैं कि पीजीटी के लिए अप्लाई करना है तो हमारे पास पीजी होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए जिस भी सब्जेक्ट से हम कर रहे हैं। तो 50% मार्क्स के साथ जो हमें मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में हमारा जो है पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। साथ ही जो है बीएड भी हमारा हुआ होना चाहिए। मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद द एटलीस्ट 50% मार्क एग्रीगेट इन मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, ठीक है। मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए, साथ में बीएड आपके 50% मार्क्स है वही सेम, ठीक है। या तो 3 इयर्स का बीएड आप लोगों का चलेगा, या आपका जो बीएड एमएड है वो 3 इयर्स का होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, या 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड डिग्री है आपका, एटलीस्ट 50% मार्क इन फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन। ये बीएड को लेकर बोला गया है। देखिए बीएड को लेकर आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, बीएड में जो है बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे बीएड को लेकर कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो बीएड जो है आपका 1 ईयर का बीएड भी होता है, 3 इयर्स का जो आपका बीएड एमएड जो है, आपने इसमें से कुछ भी किया हो, बीएड हो या आपका एमएड हो, जिससे भी आपने किया हो, या 4 इयर्स का आपका इंटीग्रेटेड कोर्स हो, तो बीएड को लेकर ये क्राइटेरिया थी, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं मॉडर्न लैंग्वेज की, तो आपका पीजीटी जो है उसमें होना चाहिए। इसमें जो है आपका एक चीज़ है, इसमें जो है मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज को लेकर जो है इसमें ये नहीं रखा गया है कि आपका जो है ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, आगे देखिए, आगे हम फिजिकल एजुकेशन की बात करते हैं, पीजीटी फिजिकल एजुकेशन। तो इसमें भी मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन होना चाहिए, मतलब मास्टर जो आपका फिजिकल एजुकेशन में होना चाहिए, एमपीएड डिग्री फ्रॉम द एनसीटी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन एट लीस्ट 50% मार्क्स, ठीक है। 50% मार्क्स के साथ जो है आप क्वालिफाई होना चाहिए। डिजायरेबल कंडीशन जैसे कि आपका शुड हैव रिप्रेजेंटेड एटलीस्ट स्टेट एट द नेशनल लेवल इन एनी ऑफ द स्पोर्ट्स गेम्स रिकॉग्नाइज बाय स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। आपका मतलब स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे जो है आपके पास जो है स्पोर्ट्स जो है आप रिप्रेजेंट कोई किए हुए हों। एक्सपीरियंस इन रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन एज द फिजिकल एजुकेशन टीचर, मतलब कि आप जैसे बीपीएड होता है, एमपीएड होता है, इसे करने के बाद जो है कहीं ना कहीं आपने स्कूल में पढ़ाया होगा तो उसका जो है आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। या एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग ना रेसिडेंशियल कोई स्कूल में आपको जो है इसका जो है आपको एक्सपीरियंस हो, ठीक है। तो ये था आपका जो है पीजीटी के पोस्ट के लिए जो है क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो, ठीक है। अब यहाँ पे जो है टीजीटी में जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को बात लेकर लोग जो है फंस जाते हैं, तो वहाँ पे मैं डिस्कस करूँगी। पीजीटी का तो हमारा क्लियर होता है कि जिसमें भी पोस्ट ग्रेजुएशन है। एज लिमिट जो है 40 इयर्स रखी गई है। एज रिलैक्सेशन जो है वो है आपका 5 इयर्स। अब एज रिलैक्सेशन किसको, एससी कैंडिडेट, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूबीडी, एक्स सर्विस में, यहाँ पर जो है फीमेल कैंडिडेट के लिए जो है नहीं रखा गया, जो कि केवीएस में फीमेल को भी 5% जो है रिलैक्सेशन दिया जा रहा था, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया गया। अगर आपने एम्प्लॉय ऑफ एनवीएस है, मतलब आपने कहीं उसमें जो है कॉन्ट्रेक्चुअल आपने उसमें काम किया है, तो आपको जो है यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। आगे हम बात करते हैं टीजीटी। टीजीटी के लिए जो है जो नया बदलाव किया गया है, टीजीटी के लिए जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए वो सब चीज़ें समझ लीजिए। देखिए अगर मैं टीजीटी की बात करूँ, एक मिनट, हाँ, देखिए जो सब्जेक्ट्स हैं टीजीटी हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ्स, साइंस, टीजीटी सोशल साइंस, ये होता है। तो इसके लिए तो पहले सबसे पहले बीएड होना चाहिए आपका टीजीटी के लिए। सीटैट पेपर 2 होना चाहिए, सीटैट पेपर 2 आपका क्लियर होना चाहिए। कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होना चाहिए। एक्सपीरियंस, किसी भी स्कूल में आपको जो है पढ़ाने का एक्सपीरियंस हो। अब यहाँ पे बीएड को लेकर जो है कंफ्यूज मत होइएगा, सेम जो है बीएड को लेकर क्राइटेरिया जो रखा गया है, 4 इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री विथ 50% मार्क इन द कंसर्न सब्जेक्ट इंक्लूडिंग बीएड। 4 साल का जो है आपके पास अगर डिग्री है, 50% मार्क एग्रीगेट के साथ अगर आप पास हैं बीएड के साथ, तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल है। मतलब 4 इयर्स का भी डिग्री चलेगा आपका, बैचलर या आपने ऑनर्स डिग्री किया है
कंसर्न सब्जेक्ट जिस भी टीजीटी, जैसे टीजीटी सोशल साइंस से आप अप्लाई करना चाहते हैं या साइंस से अप्लाई करना चाहते हैं, अगर उस सब्जेक्ट से आपने अपना ग्रेजुएशन किया है, ऑनर्स किया है, 50% मार्क्स के साथ पास हैं, बीएड है आपके पास, तो आप जो है क्या है, आप एलिजिबल हैं। या 3 इयर्स बीएड या एमएड आपने किया हुआ है और 50% मार्क्स के साथ पास है, तो भी आप एलिजिबल हैं। याद रखिएगा, ग्रेजुएशन इन कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 1 ईयर बीएड है आपके पास फ्रॉम रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया विद 50% मार्क्स के साथ पास है, तो भी आप जो है एलिजिबल है। ठीक है, तो कुल मिला के जो बीएड को क्राइटेरिया बीएड को लेकर रखा गया है वही कि 4 इयर्स के, हम पहले नहीं होता था 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड डिग्री आपके पास बीएड के साथ, तो भी आप एलिजिबल है। 3 इयर्स का बीएड या एमएड है 50% के साथ पास है, तो भी एलिजिबल है। या आप पास कोर्स आपने किया हुआ है और बीएड किया हुआ है 1 साल का, तो भी आप एलिजिबल है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है। हाँ, अब हम पोस्ट वाइज जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। याद रखिएगा, मैं आगे जो है आप लोगों से बात करने वाली हूँ कि इसका एग्ज़ाम की डेट क्या रहेगी, साथ में जो सीटेट जुलाई वाले हैं उनके लिए जो है क्या मौका मिलेगा या नहीं, एक एक चीज़ क्लियर होगी। थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका जो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है ना, वो आपको जो है समझ में आना चाहिए। तो अगर मैं टीजीटी हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत की बात करूं तो देखिए, जो भी आपने पढ़ा है, आपका ये सब्जेक्ट जो है मेन सब्जेक्ट, मतलब इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में आपने ग्रेजुएशन में पूरे 3 साल आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कई लोग होते हैं कि जैसे ग्रेजुएशन जब करते हैं ना, तो आपका उस टाइम पे 2 साल हिंदी है, बाकी कोई और इलेक्टिव सब्जेक्ट है, लेकिन ये 2 साल एज अ लैंग्वेज के तौर पर आप पढ़ते हैं, तो वो आपका नहीं माना जाएगा। ठीक है, या 2 साल इंग्लिश आपने पढ़ लिया, सोचेंगे कि आप इसके लिए टीजीटी हिंदी के लिए एलिजिबल है, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको कम से कम जो है 3 साल आपके पास वो सब्जेक्ट होना चाहिए। लैंग्वेज को लेकर ये मैं क्लियर कर रही हूँ। ठीक है, लैंग्वेज आपका जो है 3 साल होना ही चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हो या पास कोर्स किया हो, सॉरी ग्रेजुएशन में पास कोर्स किया हो या ऑनर्स किया हो, एज अ मेन सब्जेक्ट आपको हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, टीजीटी हिंदी के लिए, तो 3 साल पढ़ा हुआ होना चाहिए। सेमेस्टर वाइज की बात करूँ तो 6 सेमेस्टर पूरा होना चाहिए, और अगर टीजीटी इंग्लिश है पूरे 3 साल, या तो 6 सेमेस्टर पूरे टाइम जो है आपके पास, पूरे ईयर थ्रू द ईयर आपके पास वो सब्जेक्ट होना चाहिए एज अ मेन और इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में। क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो है हम बात करते हैं टीजीटी मैथ्स को लेकर। टीजीटी मैथ्स को लेकर देखिए, मैथमेटिक्स एज अ इलेक्टिव और मेन सब्जेक्ट के रूप में पूरे 3 साल होना चाहिए। फिजिक्स 1 साल आपके पास होना चाहिए, 1 साल मतलब 2 सेमेस्टर जो है आपके पास जो है फिजिक्स होना चाहिए। मैथ्स से आप अप्लाई करते हैं, मैथ्स 3 साल होना चाहिए, लेकिन उसके साथ ही साथ फिजिक्स भी आप 1 साल पढ़े हुए होने चाहिए। 1 साल का मतलब जैसे आप सेमेस्टर हो गया है, तो 3 साल का जो हमारा ग्रेजुएशन होता है वो 6 सेमेस्टर में हमारा जो है कन्वर्ट हो जाता है, तो 2 सेमेस्टर जो है आपके पास होना चाहिए। याद रखिएगा, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स, इन सब में से भी 1 साल जो है आपके पास, या 2 सेमेस्टर जो है इनमें से एक सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, ये मैथमेटिक्स के लिए है। कौन कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है? अगर आपने बीएससी ऑनर्स किया है फिजिक्स या केमिस्ट्री में, यू आर नॉट एलिजिबल। याद रखिएगा, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ द टीजीटी मैथ्स। आगे हम बात करते हैं टीजीटी साइंस की। ध्यान से देखिएगा, जो टीजीटी साइंस वाले हैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो आपको मैं बताऊं कि बायोलॉजी, लाइफ साइंस, ठीक है, बॉटनी, जूलॉजी एज अ ऑनर्स और मेन सब्जेक्ट के रूप में आपने 3 साल पढ़ा है, मतलब पूरे 6 सेमेस्टर आपने ये इन सब्जेक्ट में से कोई भी एक 3 साल पढ़ा है, चाहे आपने बायोलॉजी हो आपके पास, या लाइफ साइंस हो, या बॉटनी हो, या जूलॉजी हो। इन चारों में से, मतलब कि ये जो चारों सब्जेक्ट हैं, इन चारों में से एक अगर आपने पढ़ा है 3 साल मतलब 6 सेमेस्टर, तो आप जो है टीजीटी साइंस के लिए एलिजिबल है। लेकिन साथ ही साथ जो है 2 और मतलब एक और सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। तो कौन से वो, ये जो कॉम्बिनेशन है, देखिए मेन सब्जेक्ट में से जैसे बॉटनी, अगर आपके पास बायोलॉजी और लाइफ साइंस है, इनमें से एक होना चाहिए। बॉटनी है, जूलॉजी है। अगर आप साइंस से कर रहे हैं, तो अगर आपके पास बायोलॉजी और लाइफ साइंस है, तो ये तो होना चाहिए मेन सब्जेक्ट। लेकिन उसके साथ ही 1 साल आपके पास केमिस्ट्री होनी चाहिए, साथ ही बॉटनी और जूलॉजी में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। ये तो आपके पास 3 साल होना चाहिए, 3 इयर्स पूरा ये पढ़े हुए होने चाहिए, बायोलॉजी या लाइफ साइंस में से कोई एक। लेकिन उसके साथ ही साथ 1 साल जो है आपके पास केमिस्ट्री होनी चाहिए, मतलब 2 सेमेस्टर, या बॉटनी और जूलॉजी में से कोई एक जो है 1 सेमेस्टर आप 2 सेमेस्टर आप पढ़े हुए होने चाहिए, मतलब 1 साल होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही बॉटनी के लिए भी क्राइटेरिया है। बॉटनी अगर आपके पास 3 साल है, मेन सब्जेक्ट के रूप में बॉटनी 3 साल होना चाहिए। साथ ही 1 साल जो है आपके पास केमिस्ट्री और जूलॉजी होने चाहिए, मतलब 2 सेमेस्टर ये सब्जेक्ट भी आपके पास
पढ़े, सॉरी 2 सेमेस्टर ये सब्जेक्ट भी पढ़े हुए होने चाहिए। तो बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी होना चाहिए, तब आप टीजीटी साइंस के लिए एलिजिबल है। अगर आपने जूलॉजी पढ़ा है तो जूलॉजी तीनों साल चाहिए एज अ मेन सब्जेक्ट, क्योंकि ये जो है मेन सब्जेक्ट के रूप में तीनों साल जो है आपके पास होना चाहिए। ठीक है, 1 मिनट मैं एक बार और कर देती हूँ। जो ये मेन सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट के रूप में ये तीनों साल होने चाहिए, मतलब कि इनमें से कोई एक, जैसे कि मेन सब्जेक्ट अगर बायोलॉजी है या लाइफ साइंस है तो कोई एक होना चाहिए तीनों साल, और ये जो ये सब्जेक्ट है इनमें से कोई 2 जो है आपके पास 1 सेमेस्टर होना चाहिए, सॉरी 2 सेमेस्टर होना चाहिए, मतलब 1 साल होना चाहिए। अगर आपके पास बॉटनी है तो बॉटनी आपके पास तीनों साल होना चाहिए। केमिस्ट्री और जूलॉजी जो है आपके पास जो है 1 साल होना चाहिए, मतलब 2 सेमेस्टर होना चाहिए। जूलॉजी अगर आपके पास है तो ये तीनों साल होना चाहिए, लेकिन केमिस्ट्री और बॉटनी को ले देखें तो ये जो है आपके पास कितना, एक एक साल होना चाहिए, मतलब 2-2 सेमेस्टर होना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ ये चीज़ जो है आपको क्लियर हो गई होगी। आगे हम बात करते हैं टीजीटी सोशल साइंस, इसको भी लेकर लोग कंफ्यूज होते हैं। देखिए टीजीटी सोशल साइंस में हम लोग जानते हैं कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस है। इन्हीं 4 को लेकर जो है आपका कॉम्बिनेशन होता है। तो इनमें से जो है एक सब्जेक्ट जो है आपके पास तीनों साल होना चाहिए। कौन किसमें से, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट आउट ऑफ दीज कोई भी एक सब्जेक्ट जो है तीनों साल होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट, मान लो कि हिस्ट्री है आपके पास तो हिस्ट्री तीनों साल होना चाहिए, या ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी तीनों साल होने। उसके बाद जो है इन तीनों जो चारों सब्जेक्ट है इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट जो है आपका 1 साल पढ़ा होना चाहिए, या मतलब कि 2 सेमेस्टर जो है होना चाहिए। जैसे कि आपने मान लो मेन सब्जेक्ट के रूप में आपके पास ज्योग्राफी है तो हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस में से आपके पास 1 साल कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, ये चेंजेस किए गए हैं। पहले क्या होता था कि आपके पास 2 सब्जेक्ट होने ही चाहिए होते थे एज अ मेन सब्जेक्ट, लेकिन अब क्या कर दिया है, कोई एक, यहाँ पे जो है ऑनर्स वाले जो है फंस जाते थे, लेकिन ऑनर्स वालों के लिए सही हो गया। आज मान लो कि उन्होंने हिस्ट्री ऑनर्स किया है तो हिस्ट्री ऑनर्स करने के साथ बाकी कोई सब्जेक्ट तो वो तीनों साल पढ़ेंगे ही नहीं, तो वो जो है फंस जाते थे। यहाँ पे सिर्फ पास वाले जो है पहले एलिजिबल हो पाते थे, लेकिन ये बदलाव किया गया है। अगर आपने हिस्ट्री ऑनर्स किया है या आपने जो है प्रोग्राम किया है, मतलब ग्रेजुएशन बीए प्रोग्राम किया है, तो भी आप जो है यहाँ पे अगर आपके पास हिस्ट्री से है तो कोई भी ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस में से कोई भी एक सब्जेक्ट 2 सेमेस्टर होना चाहिए, मतलब 1 साल जो है 1 ईयर जो है आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए। मतलब 2 सब्जेक्ट चाहिए, लेकिन मेन सब्जेक्ट जो तीनों साल होना चाहिए वो हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो। बाकी जो सब्जेक्ट बच गए, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इनमें से मतलब हिस्ट्री है तो ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस में से कोई भी एक सब्जेक्ट जो है आप 1 साल पढ़े हुए होने चाहिए। क्लियर हो गया, 1 साल का मतलब 2 सेमेस्टर। तो उम्मीद करती हूँ ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी आपको। अब हम आर्ट एजुकेशन मतलब ड्राइंग की बात करते हैं। अगर टीजीटी ड्राइंग की, तो देखिए बैचलर डिग्री आपका ड्राइंग में होना चाहिए, पेंटिंग में हो या आप ग्राफिक आर्ट हो, फाइन आर्ट्स हो। इससे आप जो है किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से अगर एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ आप जो है पास किए तो आप जो है इसमें जो है एलिजिबल है। मेन सब्जेक्ट के रूप में आपका ड्राइंग होना चाहिए। बीएड की डिग्री कंपलसरी है, 50% मार्क्स के साथ पास होना चाहिए। डिजायरेबल कंडीशन सबके लिए सेम है कि वर्किंग इन मतलब वर्क एक्सपीरियंस जो है आपका वर्किंग इन स्कूल होना चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज होना चाहिए, इंग्लिश, हिंदी या कोई भी अदर रीजनल लैंग्वेज है वो भी आपका चलेगा। टीजीटी कंप्यूटर साइंस जो है, जो कि आपका उसमें नहीं था केवीएस में, लेकिन इसमें जो है शामिल किया गया टीजीटी कंप्यूटर साइंस जो है एनवीएस में। तो वही सेम बैचलर डिग्री जो है आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन में होना चाहिए, मतलब बीसीए आपने किया हो, 50% मार्क्स के साथ पास हो, या आपने कंप्यूटर साइंस जो है आपका ग्रेजुएशन में हो, आपने आईटी से किया हो, 50% मार्क्स के साथ पास हैं तो आप जो है एलिजिबल हैं। या बीटेक किया है तो भी आप 50% मार्क्स जो है आपके पास आपके आए हैं तो आप जो है पास हैं। ठीक है, बस याद रखिएगा इसके अंदर जो है आपका जो टीजीटी कंप्यूटर साइंस है इसके अंदर जो है बीएड को लेकर जो है कोई भी चीज़ जो है, मतलब कि इसके अंदर भी जो बीएड को जो है शामिल किया गया है, मतलब बीएड होना कंपलसरी है। टीजीटी कंप्यूटर साइंस हो या पीजीटी कंप्यूटर साइंस, बीएड होना कंपलसरी है। तो क्वालिफाइड इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट अगर आप पास है, क्योंकि अगर टीजीटी है, टीजीटी के लिए CTET पेपर 2 जो है आपका कंपलसरी है। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट के लिए आप अगर भर रहे हैं तो CTET जो पेपर 2 है वो आपका जो है कंपलसरी है। अब एक चीज़ याद रखिएगा, फाइन आर्ट के लिए यहाँ पर जो है टीजीटी ड्राइंग के लिए जो है CTET पेपर 2 नहीं चाहिए। ओके, तो ये क्लियर हो गया होगा। बस आपका ग्रेजुएशन में जो कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, या आपने बीटेक किया हो या बीसीए किया हो या आईटी से आपने किया हो किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो आप जो है यहाँ पे आप जो है एलिजिबल हैं।
ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर मैं फिजिकल एजुकेशन की बात करूँ, लाइब्रेरियन, क्योंकि ये जो है आपका, एक मिनट, हाँ, फिजिकल एजुकेशन, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन का भी पोस्ट है। इसमें भी आपका 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स, मतलब बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन होना चाहिए, 50% मार्क्स के साथ पास होना चाहिए। ग्रेजुएशन रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से मान लो आपने बीपीएड किया है, ठीक है, 50% मार्क्स के साथ जो है आप पास है ग्रेजुएशन में। ये बीपीएड में भी आपका जो है 50% जो है आना चाहिए, तो आप जो है यहाँ पे एलिजिबल है। हम सब लोग जानते हैं कि जैसे मतलब बीएड होता है, वैसे फिजिकल एजुकेशन के लिए बीपीएड होता है। तो बीपीएड में भी आपके 50% मार्क्स होना चाहिए, और ग्रेजुएशन में फिजिकल एजुकेशन से आपने किया है तो 50% मार्क्स के साथ पास होना चाहिए। जो डिज़ायरेबल कंडीशन है, इसको याद रखिएगा, आपने रिप्रेजेंट एटलीस्ट स्टेट नेशनल लेवल स्पोर्ट्स गेम्स को आपने स्टेट लेवल पे जो है, अगर आपने जो है आपने खेला है, चाहे स्टेट लेवल हो चाहे नेशनल लेवल हो, किसी भी एक में स्पोर्ट्स गेम रिकॉग्नाइज बाय स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो आप जो है एलिजिबल माने जाएंगे। वर्किंग नॉलेज आपका इंग्लिश, हिंदी और कोई भी अदर रीजनल लैंग्वेज भी चलेगा। एक्सपीरियंस आपका स्कूल में का होना चाहिए। डिप्लोमा, अगर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स से आपके पास डिप्लोमा है तो भी आप जो है यहाँ पर एलिजिबल है। ठीक है, तो ये था फिजिकल एजुकेशन का क्राइटेरिया। अच्छा, किसी का भी आपको डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगी। ठीक है, लाइब्रेरियन की बात करूं तो देखिए, लाइब्रेरियन के लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, किसी भी यूनिवर्सिटी से। 50% मार्क्स तो कंपलसरी है। ठीक है, और आपको जो है नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन का, हिंदी इंग्लिश जो है आपको आनी चाहिए। बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेटिव साइंस रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, एटलीस्ट 50% मार्क्स। यहाँ पे भी आपके लिए जो है बीएड जो है जरूरी नहीं है। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसकी एज की लिमिट की बात कर लेते हैं। एज की क्राइटेरिया क्या रखी गई है, तो देखिए, जो टीजीटी पोस्ट है उसके लिए 35 ईयर्स रखा गया है। 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है सिर्फ SC ST OBC PWBD और एक्स सर्विसमैन को। यहाँ पे भी फीमेल कैंडिडेट को जो है अवॉइड कर दिया गया, जो कि आपको KVS में मिल रहा था। आप एम्प्लॉय ऑफ NVS है, मतलब पहले से उसमें कॉन्ट्रेक्चुअल आपने पढ़ा चुके हो, तो वो भी जो है आपको वहाँ पे 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि जो सीट एट जुलाई वाले हैं उनको जो है क्या मौका मिलेगा। तो आप लोगों को बता दूं, KVS की जो है बहुत जल्द ही आप लोगों को वैकेंसी देखने को मिलेगी अप्रैल में। NVS की भी इसके पीछे पीछे आएगी। तो आप जो है, आप यहाँ पर जो अगर फॉर्म KVS एग्ज़ाम, क्योंकि जो CTET का एग्ज़ाम है वो आपका कब होगा, CTET का एग्ज़ाम जुलाई में होगा। तो यहाँ पे अगर अभी एग्ज़ाम हो जाता है, अभी अगर नोटिफिकेशन आ जाता है ये अप्रैल और मई में, तो जहाँ तक चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे CTET कंप्लीट मांगते हैं, तो CTET जुलाई को कहीं ना कहीं मौका नहीं मिलेगा अगर अभी नोटिफिकेशन आ जाता है। क्योंकि ये अपनी वैकेंसी निकालने से पहले, वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकालने से पहले इन्होंने अपना रूल बताया है, अपना नियम जारी किया है, तो कहीं ना कहीं वैकेंसी भी बहुत जल्दी निकालेंगे। तो उम्मीद कर सकते हैं कि अप्रैल मई में इनकी वैकेंसी आएगी। अगर आएगी तो जब भी वैकेंसी कोई आती है तो उसमें जो है CTET कंप्लीट होना चाहिए। बहुत ही कम देखा गया है कि जो कैंडिडेट मतलब अपेयरिंग है उनको मौका मिलता है। हम लोगों ने देखा था कि जिस तरह से TRE 1 में जो BPSC का बिहार टीचर का जो वैकेंसी निकला था, उसमें TRE 1 में तो मौका मिला, लेकिन TRE 2 3 में जो है कंप्लीट आपका CTET मांगा गया था कि पूरा वो क्लियर होना चाहिए, ना कि अपेयरिंग। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अभी वैकेंसी आ जाती है तो मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, जिन लोगों का क्लियर है वो जो है अपने एलिजिबिलिटी को देखते हुए, क्योंकि अभी जिनका जो है यहाँ पे CTET क्लियर नहीं है, कहीं ना कहीं वो CTET की तैयारी करेंगे, इन सब्जेक्ट की अपनी तैयारी नहीं करेंगे। तो अपना पहले फोकस जो है CTET को क्लियर, जिनका नहीं क्लियर है CTET के लिए पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, और जिनका क्लियर है वो अपनी एलिजिबिलिटी को देखते हुए जो है आप आगे जो है पढ़ाई कीजिए। ठीक है, आगे जो है आप इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को चेक कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग जो है पढ़ाई कीजिए। इसका सिलेबस को लेकर आप, मैं बता दूं, इसका सिलेबस भी जब इन्होंने रूल चेंज किया है तो इन्होंने अपना नियम जारी किया है, मतलब वैकेंसी के जो है भर्ती के नियम जारी कर दिया है, तो कहीं ना कहीं जो है ये अपना सिलेबस भी जारी करेंगे। तो जब भी इसका सिलेबस का आएगा मैं आप लोगों को टाइमली अपडेट कर दूंगी। जब तक जो है इनकी साइट पर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं आ जाती तब तक मैं कुछ भी नहीं बोल सकती। ठीक है, अभी जो है आप लोग जो भी अपना पढ़ रहे हैं, जैसे जनरल जो आपका सब्जेक्ट्स है उसके अकॉर्डिंग जो अपनी तैयारी करते रहिए। बाकी सिलेबस जो आ जाएगा तो वो कोई बात नहीं, वो तो जब भी वैकेंसी आएगी कहीं ना कहीं सिलेबस वो इंट्रोड्यूस करेंगे, लेकिन जो अभी पुराना सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग जो है आप पढ़ते रहिए। ठीक है, दूसरी बात देखिए, CTET को जुलाई को मौका मिलेगा नहीं, ये मैंने क्लियर कर दिया। एग्जाम कब तक होगा, तो कहीं ना कहीं अगर अभी इसका अप्रैल मई में नोटिफिकेशन आ जाता है तो कहीं ना कहीं जो है इसका 4-5 महीने तो ये लोग लेंगे ही लेंगे, उसके बाद ही कहीं जो है एग्जाम लेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है अभी आपके पास टाइम है, आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। एग्जाम कब है, नोटिफिकेशन आएगा तो आपको टाइमली पता चल जाएगा। इतना सारा बर्डन लेकर पढ़ने पर कुछ भी नहीं होने वाला है। जितना फ्री माइंड से आप पढ़ेंगे उतना ही आप अच्छा
जो है स्कोर करेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अब अगर अभी से सोचेंगे कि अभी टाइम कम है, अभी तो आपका नोटिफिकेशन भी नहीं आया है। सबसे ज़्यादा जो है ना लोग यहीं पर परेशान होते हैं कि अरे अभी अब बस इन्होंने रूल जारी कर दिया, अभी आ जाएगा और हम लोग तो तैयारी नहीं। कोई भी अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, कब तक वैकेंसी आएगी। वैकेंसी अप्रैल और मई में आती है, तो 2-4 महीने आपको मिलेगा। अब बस तैयारी करते रहिए, बजाय कि यहाँ वहाँ की बातें सुने, भ्रमित हों, ठीक है। चीज़ों को अवॉइड करके अपने फोकस कीजिए अपने पढ़ाई पर। तो ये मेरा सजेशन था। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। और यहाँ पर जो है आप लोगों को मेरी पूरी कोशिश रहती है कि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ ही मैं आप लोगों को चीज़ें जो है क्लियर करूँ। यही कारण है कि मैं सिलेबस जो है आपको अभी बोल रही हूँ कि जो प्रीवियस ईयर का प्रीवियस सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग पढ़िए, क्योंकि ये इतना बदलाव कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपना सिलेबस जो है इंट्रोड्यूस करना चाहिए। अब देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, बाकी अपना तैयारी लेकिन करते रहिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगर आप पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड हमेशा टाइम टू टाइम अपडेट रहना चाहते हैं, या CTET के रिगार्डिंग आपको टिप्स एंड ट्रिक्स की जरूरत है, आपको एक गाइडेंस की जरूरत है, तो यहाँ पर मैं CTET पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए जो है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए जो है बेसिक से एकदम क्लासेस स्टार्ट किया है, जिसमें एकदम इजी लैंग्वेज में पूरा चैप्टर वाइज जो है मैं आप लोगों को CDP करवा रही हूँ। स्टार्ट हो चुकी है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए, साथ ही NCERT CTET पेपर 2 के लिए भी स्टार्ट हो चुका है। तो ये थोड़ा इन्फॉर्मेशन था जो मुझे देना था। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को चीज़ें जो है समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लोग प्लीज़ हिट लाइक बटन एंड लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि लोगों को जो चीज़ों के लेकर क्लैरिटी बनी रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।